नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और बोजोन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप 11th क्लास पास करके 12th में आ गए हैं और ये आने वाला साल आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप यहाँ मेहनत करेंगे इस साल में, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट रहेगा और उतना ही बेटर आपका फ्यूचर होगा। तो आज हमारा 12th का फर्स्ट डे है, इसलिए आप फर्स्ट डे से ही ये रिजोल्यूशन कर लीजिए कि मुझे इस साल जी तोड़ मेहनत करनी है और जो कमियां मेरी 11th में रह गई उनको सुधार करके क्लास 12th में और भी बेटर परफॉर्मेंस करना है। अगर आप ये संकल्प करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। हमारी जो ये लेक्चर सीरीज़ रहेगी, फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है। इसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे YouTube चैनल्स पर पूरा सिलेबस नहीं होता, 2 लेक्चर्स होते हैं, 3 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हो तो बिखरा हुआ होता है। एक टॉपिक आपको किसी चैनल पे मिलता है, एक टॉपिक किसी पे, एक किसी टीचर का, एक किसी टीचर का। तो पूरा का पूरा मटेरियल हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने बोजोन YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप हमारा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप बोजोन के एक बार होम पेज पे जाइए। अब तक जो कोर्स हमने अवेलेबल करवाए हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वहाँ साफ साफ दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट्स नहीं होंगी, लिमिटेड प्लेलिस्ट्स होंगी। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट का कोर्स है। तो ये पहला फीचर है हमारा। सेकंड फीचर है, हम NCERT पर फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग NCERT को इग्नोर करते हैं, पर मुझे लगता है कि फिजिक्स सीखने के लिए इससे बेटर किताब कोई हो नहीं सकती। तो हम NCERT के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को ही करेंगे। हमारे हर लेक्चर के शुरुआती पार्ट में हम थ्योरी करेंगे और उस थ्योरी से जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम लास्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते वो स्किप कर सकें। पर मेरा सजेशन है कि आप न्यूमेरिकल जरूर करिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होता है। थर्ड, डाउट रिजोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ डाउट रह जाता है तो उस डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमने दोनों मोड्स अवेलेबल कराए हैं, आपका ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो भी आपको सप्ताह भर में डाउट्स रहेंगे उनके रेजोल्यूशन के लिए हम वीकेंड पर संडे को एक YouTube लाइव या Google मीट लाइव या Zoom ऐप के माध्यम से एक लाइव सेशन अरेंज करेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। या फिर आप हमारे पास आकर वीकेंड पर आमने सामने बैठकर भी अपने डाउट रिजोल्व कर सकते हैं। डाउट रिजोल्यूशन के बाद हमारा रेगुलर टेस्ट्स, आपके डाउट्स रिजोल्व हो गए उसके बाद हमने रेगुलर टेस्ट्स का भी अरेंजमेंट किया है। जो भी आपके एक चैप्टर खत्म हुआ उसका हम टेस्ट अरेंज करेंगे। ये भी आपका दोनों मोड्स में होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप हमारे पास आकर टेस्ट देना चाहें तो हमारे पास भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन देना चाहें तो हम आपको टेस्ट पेपर भेज देंगे और एक गिवन टाइम में आपको वो वापस हमें भेजना है। इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट आपके दोनों रहेंगे। लास्ट है आपका, ये तो यहाँ तक हुआ 4 पॉइंट बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप साथ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल IIT, JEE, नीट, आपका NDA, एयरफोर्स, अगर इन एग्जाम्स को भी आप बोर्ड के साथ बैलेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने वीकेंड पर ऑफलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। कहने का मतलब, आप सैटरडे संडे को हमारे पास आकर क्लास अटेंड करेंगे और जिस तरह की भी गाइडेंस इन एग्जाम्स के लिए चाहिए होती है हम वो उन 2 दिनों में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ये सिर्फ ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है।
ये 2 फीचर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि YouTube हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है और पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन यदि आप ये तीनों फीचर्स अवेल करना चाहते हैं तो आपको बोज़ोन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 8683812695 इस नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपनी डिटेल्स इस नंबर पर भेज सकते हैं और उसके बाद आप अपने डाउट रेजोल्यूशन, रेगुलर टेस्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये तीनों फीचर्स भी अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स के बारे में बेसिक सी जानकारी है। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जैसा कि टाइटल में ही आपको दिख रहा है, पहला वर्ड है चार्ज। चार्ज के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और इस क्लास में भी हम उसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा क्लास का यही पैटर्न रहेगा कि जो हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम एक बार बोर्ड पर लिख लेंगे और फिर उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला वर्ड आपके टाइटल में ही लिखा है चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है बहुत ही फंडामेंटल है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज एन intrinsic property of matter due to which it experiences force in presence of another charge or magnetic field। अभी आप इस डेफिनेशन का सिर्फ इतना पोर्शन पढ़िए, सेकेंड वाली लाइन को हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मैटर की 2 इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती हैं, मास एंड चार्ज। कोई भी मैटर आपको गिवन होगा, उसका मास भी होगा और चार्ज भी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इस मार्कर का मास क्यों है, इसके अंदर चार्ज क्यों है। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, ये तो होंगी ही होंगी। यहां आप क्यों से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसकी एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हो सकती हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति जीवित है पर 4 साल से उसने खाना नहीं खाया है? आप पूरे संसार में घूम लीजिए, आपको ऐसा एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने 4 साल से खाना नहीं खाया है। इसका मतलब खाना खाना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके बिना आपका जीवन संभव ही नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति की ईटिंग एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या आपने ये देखा है कि कोई व्यक्ति 6 साल से सोया ही नहीं है? ऐसा भी आपको पूरे संसार में घूमने के बाद एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लीपिंग भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। और इस पे आप प्रश्न भी नहीं उठा सकते कि ईटिंग क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या स्लीपिंग क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
भगवान ने जो व्यक्ति को बनाया है उसका सॉफ्टवेयर ही इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसको खाना भी जरूरी है और उसको सोना भी जरूरी है। सिमिलरली जो मैटर है उसका सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि उसका मास भी होगा और उसका चार्ज भी होगा। और इससे पहले की क्लासेस में आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर दो मास आपको गिवन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी मैटर का मास होना और दो मासेस का आपस में अट्रैक्ट करना ये बहुत ही इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हाँ, आप ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला, अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, या सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड घूमती हैं क्या उसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो मैटर में मास और चार्ज आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्जेस भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो हमने देखा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी एक एनालॉजी देखी। अब देखते हैं एक एग्जांपल। ये देखिए जो मेरे हाथ में मार्कर है, क्या ये मैटर है? जी हाँ, ये मैटर है क्योंकि इसका मास है कुछ। क्या इसका चार्ज होगा? देखिए ये जो आपका मार्कर है ये एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम क्या कर रहे हैं, थर्ड चीज डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने मार्कर लिया है मार्कर का आपका मास होगा, आप मान लीजिए 50 ग्राम इसका मास है। क्या इसका चार्ज होगा? एज अ होल दिस मार्कर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना है वो पार्टिकल्स में चार्ज हो सकता है। कहने का मतलब ये जिन छोटे पार्टिकल से मिला है वो एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो कहने का मतलब इस मार्कर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम के, उन एटम्स के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। इसका मतलब कोई भी आप मैटर लेंगे तो उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा और मास होगा ही होगा। तो यहां पर ये एग्जांपल था एक मार्कर का। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा चार्ज का सिंबल क्या होता है। चार्ज का सिंबल आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। सिंबल हम चार्ज का देते हैं Q। इसी सिंबल से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो चार्जेस हो तो Q1 Q2 बोल देते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? आपके चार्ज की यूनिट है कूलम्ब या फिर एम्पियर सेकंड, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। एम्पियर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कूलम्ब पर सेकंड इनटू सेकंड कर देंगे तो वापस कूलम्ब बन जाएगा। एम्पियर सेकंड भी इसकी एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर है टाइप्स। आपके चार्ज के टाइप्स क्या क्या होंगे? चार्ज सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यहां पर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। कहने का मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को मैं पास में लेके आऊंगा तो इनमें एक रिपल्शन होगा, दो नेगेटिव चार्जेस को पास में लेके आऊंगा तो उससे भी एक रिपल्शन होगा। लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस और माइनस अगर दूर रखे हैं तो दूर से एक दूसरे को पास में खींचेंगे। देखिए जब मास की अट्रैक्शन की हमने बात करी थी तो वहां पे
एक ही प्रकार का मास होता है पॉजिटिव, और वो आपस में अट्रैक्ट करता है। लेकिन चार्जेस आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और आपकी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने टाइप स्टडी कर लिए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज में आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव, चार्ज कंजर्वेशन एंड चार्ज क्वांटाइजेशन। इन तीनों को डिटेल से समझते हैं एक बार। आप लिख लीजिए हेडिंग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली है एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके अंदर चार्ज आपका Q1, Q2 और Q3 है, तो क्या मैं सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बोल सकता हूं? जी हां, आप बोल सकते हो, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्टली वो ऐड हो जाती है। टोटल चार्ज इसका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहलाएगा। तो यही प्रॉपर्टी जिसमें कि चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो टू मेक टोटल चार्ज, इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऐड हो जाता है। सेकंड आप पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन की एक बहुत ही फेमस सी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। क्या मतलब इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि आपका चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। इसी की आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। अगर कोई सिस्टम आपका आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब है कि वो किसी और सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है। अगर इस सिस्टम के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 चार्ज हैं, +2 कूलम्ब, +3 कूलम्ब, -5 कूलम्ब और आपका +6 कूलम्ब, ये आपका इसके अंदर चार्ज है। अगर किसी भी कारण से ऐसा होता है कि हम इसको डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को, तो ऐसा हो सकता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज एक दूसरे से शेयर कर लें, चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाए। तो मान लीजिए आपका चार्ज ट्रांसफर हो गया इस तरीके से, पहले पर +3 हो गया, दूसरे पर +4 और तीसरे पर आपका -3 हो गया। तो आप बताइए चौथे पर चार्ज कितना होगा? तो इस डेफिनेशन का मतलब ही ये है, अगर एक सिस्टम आइसोलेशन में है, किसी से कोई उसका संबंध नहीं है, अलग है बिल्कुल, तो वहां पर टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। आप देखिए ऊपर 3 तो 5 में से 5 गया 0 और 6, ऊपर टोटल चार्ज आपका +6 है, तो नीचे भी +6 होना चाहिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +4, इसका मतलब +2 चार्ज है आपका जो चौथा चार्ज है। तो इस तरीके से हमने समझा चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपका चार्ज कांस्टेंट रहता है।
अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल का चार्ज दूसरे पे चला जाए, लेकिन टोटल चार्ज आपका नहीं बदलेगा। ये चार्ज कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट आपका चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन को समझने से पहले हम इसकी एक एनालॉजी समझते हैं। आपने करेंसी देखी होगी, कैश करेंसी, जो आप हर रोज नोट्स यूज करते हैं, वो कैश करेंसी है। एक आपने डिजिटल करेंसी देखी होगी। डिजिटल करेंसी का मतलब है जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं अपने डेबिट कार्ड से या गूगल पे से, किसी भी चीज से, वो आपकी डिजिटल करेंसी है। तो आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपने कोई एक आइटम खरीदी और उसका प्राइस था 150 रुपए, ठीक है। एक और आइटम वहां पे रखी थी, आप गिफ्ट लेने गए अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, तो 150 रुपए का भी एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट 156 रुपए का भी है, एक गिफ्ट आपका 161 रुपए का भी है, और यदि आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, आप उसको एक टॉफी गिफ्ट करना चाहते हो, तो 1 रुपए की टॉफी भी है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो आप पेमेंट दुकानदार को कर सकते हो उसकी मिनिमम अमाउंट कितनी है, 1 रुपया, और मैक्सिमम तो आप उसको कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो, है ना, करोड़ों का गिफ्ट भी कर सकते हो। तो आप ये बताइए, क्या आप दुकानदार को, आपने कोई गिफ्ट खरीदा और आप कोई 152.23 रुपीज उसको पेमेंट कर सकते हो क्या? अगर आपने कोई गिफ्ट खरीदा है और उसकी पेमेंट आप कैश करेंसी में करना चाहते हो और आप 152.23 रुपीज पेमेंट कर सकते हो क्या कैश में? कहां से लेके आओगे 0.23 रुपीज? इसका मतलब जब भी आप कैश करेंसी में किसी को पेमेंट करेंगे तो वो या तो 152 करेंगे या 153 करेंगे। इनके बीच में कोई कैश करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जितनी भी कैश करेंसीज के नंबर हमने लिखे हैं, दीज ऑल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल करेंसी। कहने का मतलब है हमारे पास करेंसी का जो छोटे से छोटी वैल्यू है वो 1 रुपये है, और हमारी जो भी वैल्यू बनेगी करेंसी की वो उस 1 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कहने का मतलब है कि हम 1 के अंदर कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अदर वैल्यूज। अगर 156 बना है तो 1 के अंदर 156 मल्टीप्लाई किया गया है। जहां पर आपकी किसी चीज की वैल्यूज फिक्स हो, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती हो, उसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। यहां पर रुपीज की वैल्यू 152.23 नहीं हो सकती, सिर्फ 152 या 153 होगी, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। तो ये फिक्स है आपकी, इसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप डिजिटल करेंसी की बात करें, आपने कई बार देखा होगा कि आपका प्राइस लिखा आता है 149 रुपए .27 रुपीज, 149.27 रुपीज ऐसा प्राइस टैग आपको मिल सकता है आप जब ई कॉमर्स पर कोई खरीदारी करते हैं। तो यहां पर 149 और 150 के बीच में जो भी नंबर आप सोच सकते हो उसमें आप पेमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है यहां पेमेंट करने के कुछ फिक्स स्लैब्स नहीं है, इसलिए ये क्वांटाइज्ड नहीं है। जहां पर फिक्स स्लैब्स होंगे वो क्वांटाइज्ड होगा। अब आते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन पे। अब हम ये देखना कि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड है या क्वांटाइज्ड नहीं है। क्या आपका चार्ज की कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है? मान लो मैंने बोल दिया कि 123.29 कूलम्ब। ये देखना पड़ेगा हमें। देखना क्या पड़ेगा, बल्कि कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। आपको स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल कौन सा है? हमें मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जानकारी है कि आपका एटम किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
तो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, प्रोटॉन का भी यही होता है, वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज है आपका। तो ये आपकी मिनिमम अमाउंट है चार्ज की। जैसे कि यहां पर करेंसी की मिनिमम अमाउंट 1 रुपया थी। अब किसी बॉडी पर कोई चार्ज है तो किसके कारण होगा? या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा या प्रोटॉन के कारण होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण होगा। मान लो उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है। कहने का मतलब कि आपका नेक्स्ट जो बड़ा चार्ज है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो 3.2 10 की पावर -19 कूलम होगा। इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे मेरे को तो 3 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज चाहिए, नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी। इसका मतलब चार्ज की कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। उसकी स्मॉलेस्ट जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की वो क्या है, आप लिख लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है? और आपका कोई भी चार्ज विल बी मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी भी बॉडी पे चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये ई की वैल्यू कितनी है? ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, इसकी वैल्यू ये है। तो ये दो बातें आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ध्यान रखनी है। इस एनालॉजी से आप इसको बहुत ही बेटर तरीके से समझ गए होंगे और कभी इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ट्रांसफर। फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी पर चार्ज है और एक दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में लाई जाती है तो कुछ ना कुछ चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जब 2 बॉडीज को कांटेक्ट में लाने से एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पर आ जाए, इसको बोलते हैं कंडक्शन। सेकंड है आपका इंडक्शन। देखिए पहले इंडक्शन को हम हमारी साधारण भाषा में समझते हैं। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में खड़े हैं, कैंटीन, स्कूल की या कॉलेज की कैंटीन में खड़े हैं, आप गपशप मार रहे हैं बिल्कुल बेझिझक होकर, कोई भी आपको ऐसी हिचक नहीं है। एकदम वहां से एक लड़की गुजरती है और उस लड़की को देखकर वो आपके ग्रुप के पास जब आती है और कुछ बात करना शुरू कर देती है तो आप जिस लहजे में बात कर रहे थे, जिस इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, अब उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़े से सजग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं किसी चीज की प्रेजेंस में आपका अगर व्यवहार बदल जाए तो उसको बोलते हैं कि उसकी प्रेजेंस ने आपको इंड्यूस कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। सिमिलरली अगर एक कोई बॉडी है, उसके पास हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं, टच नहीं कर रहे, यहां कांटेक्ट है, यहां कांटेक्ट नहीं है, अगर पास में लेकर आ रहे हैं तो इस बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव इसकी साइड आ रहा है तो इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और पीछे जाने की कोशिश करेगा, और इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर आगे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। इस चार्ज की प्रेजेंस में उसके चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका व्यवहार बदल गया। यह आपका इंडक्शन का तरीका है चार्ज ट्रांसफर का। चार्ज यहां पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि एक ही बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट है आपका
फ्रिक्शन से आप कैसे चार्ज को ट्रांसफर कराते हो। आपने देखा होगा एक जो आपका स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, उसको आप अगर बालों पे रब करें, रब करने के बाद अगर पेपर के पीसेस के पास उसको ले जाएं तो पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों हुआ? जब आप फ्रिक्शन करते हैं किन्हीं दो बॉडीज का, किन्हीं दो बॉडीज को आपस में ऐसे फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण इसके अंदर मान लीजिए ये आपका एक एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो हीट जनरेट होने के कारण हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से के बाउंडेशन में न रहे और छिटक जाए, अलग हो जाए, और फ्री होने के बाद वो यहां पर आ जाए। तो इस तरीके से दो चीजों को जो रब करते हैं उसके कारण जो हीट जनरेट हुई, उस हीट से कुछ फ्री चार्ज डेवलप हो सकता है, और वो फ्री चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से रब करने से दो बॉडी चार्ज हो सकती हैं। अब चार्ज होने के बाद जब उसको हम पेपर के पीसेस पर लेकर गए तो पेपर के पीसेस ने उसको अट्रैक्ट, या उसने पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ये तीन मेथड्स हैं चार्ज ट्रांसफर के। तो चार्ज के बारे में ये बेसिक जानकारी हमने आपको दी। आइए अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। यहां दिया गया है if 10 की पावर 9 electrons moves out of a body to another body, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? अगर एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी पर जा रहा है, और कितना जा रहा है? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज जमा होने में। तो यहां पर आपको चार्ज क्वांटाइजेशन का आइडिया होना चाहिए। कहने का मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और कोई भी चार्ज आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे इसको। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और चार्ज 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा, इसके अंदर हम 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्ब। एक सेकंड में इतना चार्ज यहां से यहां जा रहा है। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, एक सेकंड में इतना चार्ज बाहर निकल रहा है, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो एक सेकंड में इतना चार्ज निकलेगा, तो t सेकंड में कितना लगेगा निकलेगा, उस चार्ज के अंदर t मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकलना कितना चाहिए, 1 कूलम्ब। इसको 1 कूलम्ब के बराबर कर दिया, टाइम को यहां सोल्व किया तो ये नीचे आ गया 1.6 10 की पावर 10 सेकंड। सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6.25 10 की पावर 9 सेकंड। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 198 ईयर्स आता है। यहां से आपको इस न्यूमेरिकल से दो बातें समझ में आई। एक तो चार्ज क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, दूसरा आप देखिए कि एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब एक सेकंड में आंख झपकते ही 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। आपके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और उन ट्रांसफर होते हुए इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सेकंड बॉडी है उस पर जब वो 1 कूलम्ब हो जाएगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 198 साल लगेंगे, 198 ईयर्स। इससे आप ये समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कम चार्ज है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद भी आपको 198 ईयर्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 में चार्ज का कंप्लीट डिस्कशन किया, और उसके साथ एसोसिएटेड न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।